नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको देंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, लॉरेंस के भाई अनमोल को हिरासत में लिया गया है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ था गैर जमानती वारंट। यूएस के कैलिफोर्निया में पकड़ा गया अनमोल बिश्नोई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कैलिफोर्निया पुलिस ने अनमोल को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अनमोल बिश्नोई की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये है अनमोल बिश्नोई। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, हिरासत में लिया गया है अनमोल बिश्नोई को। लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई जिसकी लगातार तलाश की जा रही थी और ऐसे में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। और हनुमान बेनीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। इनके सस्पेंशन और एपीओ करने की मांग लगातार पीड़ित परिवार लंबे समय से कर रहा है। दुर्भाग्य से पुलिस ने बार बार धमकाया और तेजा जी के मंदिर में घुसने का भी प्रयास किया। मैंने वहां डांट मारी इन लोगों को। मैंने कहा मंदिर के अगर अंदर घुस गया तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन परिवार को बहुत प्रताड़ित किया। न्याय दिलाने की बजाय इसी परिवार को कोस रहे तुम्हारी ही गलती है, और ये संवेदनशीलता नहीं संवेदनहीनता है। और दुर्भाग्य से पुलिस कमिश्नर यहाँ बैठे हैं, वो भी किसान के बैठे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इस बात को नहीं समझ पाए। और राजस्थान की गूंगी बहरी सरकार 7 उपचुनाव जीतने में लगी थी। उसे न तो अनीता की परवाह थी, न उन तमाम जो पीड़ित है राजस्थान के अंदर, जो 1 महीने के अंदर अपराध राजस्थान में चाहे बलात्कारी घटनाएं हुई, चाहे मर्डर हुए, चाहे दूसरी घटनाएं, न तो भजनलाल को कोई मतलब, न इनकी मिनिस्ट्री को कोई मतलब, न ब्यूरोक्रेसी को। जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। आज हम यहाँ आए, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। या तो सरकार हमारी मांगे मान लेगी, नहीं तो सड़कों पे सरकार से हम निपटेंगे। और सरकार को झुकाना भी जानते हैं, कई बार झुकाया और झुकाएंगे। ये समाज की आस्था के प्रति चोट है और सर्व समाज इस मामले में अनीता, जो स्वर्गीय अनीता है, इसके परिवार को समर्थन देने के लिए कई बार सर्व समाज भी आया। ये जाति का मामला नहीं है, ये पीछे मुलजिम कौन है। हम ये चाहते हैं कि इसका पूरा पर्दाफाश हो। 2 लोग मिलकर इतना बड़ा कांड नहीं कर सकते, इसके पीछे पूरा गिरोह है। और कहाँ अनीता और इसके परिवार के पास उनके कहीं न कहीं सबूत, ये ऑडियो वीडियो जो आ रहे हैं, इसे निश्चित रूप से इनके पति के पास जो सबूत हैं, इनको अगर लेके हम करेंगे तो इसमें देश और प्रदेश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाएगा। कई ऐसे चेहरे बेनकाब होंगे जो अपना आपको बहुत ही सत्यवादी कहते हैं, वो इस मामले के अंदर नप जाएंगे। सीबीआई जांच से ही इस मामले का खुलासा होगा। हम परिजनों से बात कर रहे हैं, इनकी जो भी मांगे। चुनाव के दौरान परिजन मेरे पास आए थे, मैंने छोटे भाई को भी यहाँ भेजा था। पूरी आरएलपी पार्टी इनके साथ बैठी थी। हम ये चाहते हैं कि इनको न्याय मिले। यहाँ डेड बॉडी पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पोस्टमार्टम में इनकी इच्छा की भी ना किया और जलाने का प्रयास किया कि अंतिम संस्कार भी कर दें। ये गुंडागर्दी पुलिस की हम नहीं चलने देंगे। और इसमें हमारा समाज नहीं, राजस्थान का सर्व समाज साथ है। आवश्यकता पड़ी तो 2 लाख लोगों की रैली भी जोधपुर के अंदर करेंगे और तमाम राजस्थान को जाम करके और अनीता के परिवार को 100% न्याय दिलाएंगे। मैं यहाँ आ गया हूँ, अब किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा इनके पति पुत्र को कि किन परिस्थितियों के अंदर भाई संपत और इनकी पूरी टीम हमारे समाज की जो है बैठी है। ये पहले दिन से बैठे, एम से इनको खदेड़ दिया, धक्के देके निकाला। दूसरी जगह जहाँ बैठे थे वहां से भी पुलिस ने जबरन इनको निकाला। और अब मंदिर जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वहां भी पुलिस ने घुसने का प्रयास किया, जो कतई उचित नहीं है। इसके अंदर हम सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। या तो सरकार हमारी सारी मांगे माने, दोषी पुलिसकर्मी और जो लोग हैं उनको यहाँ से तत्काल हटाएं, सस्पेंड करें, उन परिजनों की सारी मांगे माने, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे राजस्थान के अंदर। और ये तय है, ये जलजला आप देख रहे हो, ये जो जलजला आया, अगर ये सड़क पे निकल गए तो आपको पता क्या होने वाला है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग शुरू से मैं लगातार कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि एसआई भर्ती रद्द हो। पहले भजनलाल और इनकी सरकार ने एसआई भर्ती से तमाम पेपर लीक की जो घटनाएं हुई थी, उन भर्तियों को रद्द करने की बात करी थी। मेरी ये डिमांड है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और पुनः नए सिरे से एसआई भर्ती हो, क्योंकि पूरा मामला ही आप देख रहे हैं कितने से ज्यादा लोग नकल करके सब इंस्पेक्टर बन गए। नरेश मीणा के जो साथी है वो भी आपसे लगातार संपर्क। देखिए नरेश, मैं आरएलपी से चुनाव लड़ना चाहता था, उसको वो निर्दलीय लड़े। वो घटना थी, ये कोई सामाजिक घटना नहीं, एक आम व्यक्ति गुस्से के अंदर होता है
और वो थप्पड़ मार देता है। इस घटना को इतना तुल नहीं देना चाहिए। और अमित जो लड़का है वो मेरे नागौर एसडीओ रह के गया, वो भी बहुत भ्रष्ट और हल्के दर्जे का रहा हुआ है, तो उसके लिए समाज उसके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। होंगे कुछ अधिकारी साथ हो सकते हैं, लेकिन नरेश को इतना दंडित करने की आवश्यकता नहीं। थप्पड़ को लेके जिस तरह मीणाओं के गांव पे पुलिस ने अटैक किया, मीणा महिलाओं को पीटा, मीणाओं के बच्चों को पीटा, गलत गिरफ्तारियां की, ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता। पुलिस सुबह भी जा सकती थी, लेकिन सरकार के इशारे पे नंगा नाच हुआ। मामला तो अमित और नरेश दो के बीच का था, न तो जाट मीणाओं के बीच का था, न कोई और था। वो परेशान था और उसने एक चांटा उसके जड़ दिया। उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई 302 का आरोपी था। लोग तो मर्डर करके भी भाग जाते, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है। आपको बताइए राजस्थान में क्या क्या नहीं हुआ, उस समय पुलिस कहाँ गई थी? पुलिस ने रेड करी तो नहीं। लेकिन चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं घटी तो ना, निर्दोष लोगों को पकड़ के रखना ये कतई ठीक नहीं है। और नरेश को उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना थप्पड़ के मामले में आईपीसी हमारी दंड देती, उससे ज्यादा दंडित किसी को नहीं करना चाहिए। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, 10-15 मिनट रुको। आप 10-15 मिनट रुको, मेरे पूरी खबरी मिल जाएगी। तो हनुमान बेनीवाल को इस वक्त आप सुन रहे थे। दरअसल आपको बता दें, जोधपुर में अनीता चौधरी की हत्या का एक पूरा मामला है। शव मिलने के 20 दिन बाद भी अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और ऐसे में धरना स्थल पर हनुमान बेनीवाल पहुंचे, परिवार के साथ मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि जो भी मदद होगी वो जरूर की जाएगी, क्योंकि 20 दिन हो चुके हैं, ये धरना लगातार जारी है। और ऐसे में आज धरना स्थल पर खुद हनुमान बेनीवाल पहुंचे। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि सरकार हमारी सभी मांगे माने, ये जाति का मामला नहीं है। परिवार जो मांग उठा रहा है उन सभी मांगों को माना जाए, मामले का खुलासा होना चाहिए, जो भी आरोपी है वो इस पूरे मामले पर गिरफ्तार होना चाहिए। हालांकि इस पूरे मामले पर गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन परिवार की और जो भी अन्य मांगे हैं और जो वो इस पूरे मामले पर खुलासा चाहते हैं, उसको लेकर लगातार ये जो विरोध है वो लगातार जारी है, धरना जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में आज आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल, सांसद हनुमान बेनीवाल आज धरना स्थल पर पहुंचे, परिवार के लोगों से मुलाकात की, परिवार के लोगों को ढांढस बंधाया और कहा कि वो इस मुश्किल समय में उनके साथ है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि धरना स्थल पर किस कदर लोगों की भीड़ इस वक्त एकत्रित हुई है। और अनीता चौधरी हत्याकांड में परिवार के लोगों के साथ सभी गांव के लोग मौजूद हैं। हम पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया। अनीता के परिजनों को न्याय दिलाएंगे, हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा है। सरकार हमारी सभी मांगे माने, हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया है। और ये जाति का मामला नहीं है, हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कुड़ी क्षेत्र के तेजा मंदिर में ये भारी भीड़ जुटी हुई है, जहां पर परिवार के लोग 20 दिन से धरना दे रहे हैं। पोस्टमार्टम पहले नहीं हो पाया था, लेकिन पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया बॉडी का। और अब क्योंकि अंतिम संस्कार 20 दिन से नहीं हुआ है, तो परिजनों से लगातार अंतिम संस्कार के लिए पुलिस कहती हुई नजर आ रही है। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि जो भी हमारी मांगे हैं उन्हें माना जाए। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। चंद्रशेखर, आज हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं धरना स्थल पर परिवार के लोगों से मुलाकात करने के लिए। चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है चंद्रशेखर से बातचीत नहीं हो पा रही है। फिलहाल हम दोबारा से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जो परिजन इस वक्त बैठे हुए हैं धरने पर 20 दिन से, उनसे मुलाकात करने के लिए आज हनुमान बेनीवाल पहुंचे। और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल इस वक्त पहुंचे, परिजनों को ढांढस बंधाया और साफ तौर पर कहा है कि हम लगातार जो उनकी मांगे उन्हें मान ली जाएगी। चंद्रशेखर, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरे रुको रुको, अरे लगता है शोर अधिक है, जिस वजह से हमारे संवाददाता के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और इस वक्त क्योंकि मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ है, आज हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे हैं, पार्टी के अन्य लोग भी हनुमान बेनीवाल के साथ पहुंचे हैं। और इस वक्त जो है हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि हम परिजनों के साथ है। एक तरफ उपचुनाव को लेकर सरकार जो है तैयारियों में जुटी हुई है, दूसरी तरफ यहाँ पर परिजन लगातार 20 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा। अनीता के परिजनों को न्याय दिलाएंगे, हनुमान बेनीवाल की तरफ से कहा गया है। सरकार हमारी सभी मांगे माने।
चंद्रशेखर, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी चंद्रशेखर, जानकारी दीजिए, आज हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं परिवार वालों से मिलने के लिए, क्या बातचीत हुई है? हनुमान बेनीवाल ने क्या आश्वासन दिया है परिवार के लोगों को? जी देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो हनुमान बेनीवाल जो है धरना स्थल पर पहुंच चुका और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है धरनार्थी यहाँ पर मौजूद है और एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि किसी भी सूरत में जो है वो इस बात से नीचे तैयार नहीं हो रहे। अभी जो अगर हमने प्रयास किया हनुमान जी से बात करने का, लाइव जो है एक कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, और अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि किसी भी सूरत में जो है उनकी मांगों को माने बिना वो इससे कहीं भी जो है समझौता करने वाले नहीं है। साथ ही उन्होंने नरेश मीणा के मामले में कहा कि जो थप्पड़ मारा गया है उसकी आईपीसी में जो सजा होती है, जो नया कानून है उसके तहत सजा होती है, उतनी ही सजा दी जानी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने जो लगातार इस बात को लेकर विरोध किया कि 19-20 दिन हो गए शव पड़ा है, लेकिन जो है चंद्रशेखर, मेरी आवाज मिल रही है? करने के अलावा कोई भी राज खोल नहीं पाई है। चंद्रशेखर, मीडिया को जो उन्होंने बयान दिया वो लगातार दर्शकों ने सुना, लेकिन परिवार के लोगों से जब वो मिले, क्या बोला उन्होंने परिवार के लोगों से? आप वहां पर मौजूद थे, वो जरा बताइए, परिवार के लोगों से क्या बातचीत की? चंद्रशेखर, परिवार के लोगों से क्या बातचीत की? आवाज मिल रही है मेरी? लगता है चंद्रशेखर से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे खबरों में बढ़ते हैं। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में हादसा कैसे हुआ, अब जांच की जा रही है, लेकिन देर रात एक्यूट केयर वार्ड में लगी आग से एक महिला मरीज बुरी तरह से झुलस गई है। परिवार वाले अस्पताल प्रशासन पर जहां लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं, वहीं अस्पताल प्रशासन का आरोप है कि मरीज के तीमारदार के बीड़ी पीने से वार्ड में आग लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। मथुरा दास माथुर अस्पताल में हादसा, एक्यूट केयर वार्ड में लगी आग, बुरी तरह झुलसी महिला मरीज। जोधपुर का ये वही मथुरा दास माथुर अस्पताल है जहां के एक्यूट केयर वार्ड में आग लगने से वहां भर्ती एक महिला मरीज बुरी तरह से झुलस गई। इस हादसे के बाद महिला को आईसीयू में शिफ्ट कर इलाज किया जा रहा है, लेकिन इस बीच आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि वार्ड में आग अस्पताल के उपकरणों से लगी। जिस वक्त हादसा हुआ उस दौरान वार्ड में न तो कोई डॉक्टर मौजूद था न स्टाफ। ऐसे में हादसे के बाद वो खुद ही बचाव में लगे रहे। काफी देर बाद जब तक वार्ड में स्टाफ आया तब तक महिला मरीज का एक हाथ और गले के पास का हिस्सा झुलस चुका था। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल के एक्यूट केयर वार्ड में एक हादसा पेश आया जिसमें एक महिला झुलस गई है। क्या रहा, किस तरह से यह हादसा हुआ, महिला का जो पति है उससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश राम है साहब। क्या हुआ था कल? कल रात में 3 बजे की बात है साहब। अचानक उस मास्क में से आग निकलने लगी। मेरे को प्रयास किया कि उसको बुझा दूं, परंतु वो ज़्यादा फैलने लगी तो मैं उसका ये बुकिया पकड़ के वो पेड़ नीचे उतार दिया साहब। पचे ये हाथ से जल गया, मेरा खुद का हाथ जल गया है साहब। तो मेरा हाल कोई इलाज नहीं है साहब। आपका हाथ जल गया। जब यह हादसा हुआ तब आपके कोई पास में वहाँ पे अस्पताल के कोई कर्मचारी थे वहाँ पे वार्ड में? नहीं था साहब। हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है जिसमें उप अधीक्षक और नर्सिंग अधीक्षक को शामिल किया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ने भी मौके का मुआयना किया, लेकिन अस्पताल के अधीक्षक नवीन किशोरिया ने साफ शब्दों में कहा कि हादसा मरीज के तीमारदार के बीड़ी पीने से हुआ। उन्होंने हादसे के बाद डॉक्टरों के देर से आने की बात से भी इनकार किया। गत रात 2:30 बजे एक एक्यूट केयर वार्ड सी में एक क्यूबिकल बना हुआ है, उसमें एक ही मरीज था और उस मरीज के अटेंडेंट रात को 2:30 बजे बीड़ी पीते पीते उसको झपकी आ गई। बीड़ी नीचे जो पड़ा डस्टबिन था उसमें गिर गई और उससे वहाँ पे लटकी हुई चद्दर ने आँख पकड़ी। ऐसा हमें प्राइमरी प्रतीत होता है। और उसके बाद उस आँख पकड़ने के बाद क्योंकि मरीज ऑक्सीजन भी थी तो उसको कुछ बर्न्स हो गए जो चेहरे और थोड़े ऊपर के हिस्से में हुआ है। मरीज की हालत अभी स्टेबल है, उसका आईसीयू में। अगर ये अस्पताल कह रहा है कि आप अंदर बीड़ी पी रहे थे, क्या? नहीं पी रहा था साहब, मेरे बच्चा की कसम। हमको मालूम है, हम 3 वक्त रहेगा इधर आते ने, हमारे कोई इलाज नहीं हुआ।
मेरे को सब पता है अस्पताल का, बीड़ी पीना तो मैं बाहर जाके पीता साहब। एक बात बताइए, फिर आग बुझाने में किस किसने मदद की आपकी? वे मेरे बेल्ट वाला को हम नाम नहीं जानता, परंतु मेरी सहायता की साहब है। कमेटी की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि हादसे की असल वजह क्या है। लेकिन ऐसी जानकारी भी है कि कुछ दिन पहले राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष ने अस्पताल का दौरा किया था। इस दौरान भी कई तरह की अव्यवस्थाएं सामने आई थी, जिसकी बाबत डॉक्टर नवीन किशोरिया से हालात सुधारने के लिए कहा गया था। लेकिन इन सब के बीच हादसे को लेकर कई और सवाल भी खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि जिस एक्यूट केयर वार्ड में महिला मरीज भर्ती थी, वहां नियमों के मुताबिक मरीज की देखभाल के लिए 24 घंटे नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर लगाए जाते हैं। ऐसे में हादसे के वक्त सब कहां थे? दूसरा, अगर मरीज का तीमारदार इतने संवेदनशील वार्ड में बीड़ी पी रहा था तो उसे रोका क्यों नहीं गया? तीसरा, अगर हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? एमडीएम अस्पताल में झुलस जाने के बाद कई सुलगते सवाल है कि आखिर यदि ये बीड़ी पी रहे थे तो अस्पताल के कर्मचारियों ने इसे रोका क्यों नहीं। जैसा कि इनका दावा था कि वार्ड में उस समय कोई मौजूद नहीं था, तो आखिर सारे कर्मचारी कहां चले गए। अस्पताल का दावा है कि फायर इक्विपमेंट से जो है आग को काबू किया गया, जबकि इनका कहना है कि आग को इन्होंने बुझाया और आसपास के जो परिजन मरीज थे उनके परिजनों ने बुझाया, और इसके सबूत और गवाह इनके जले हुए हाथ और जला हुआ पैर स्पष्ट गवाही दे रहा है। तो ऐसे में आखिर जो अस्पताल की कमियां हैं उसका ठीकरा मरीज के परिजनों पर फोड़ने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अस्पताल अधीक्षक के पास मौजूद नहीं है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और बीकानेर से बड़ी खबर आपको देंगे। बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ हल्ला बोल, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया, पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। डॉक्टर पीके सैनी को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल की बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं के खिलाफ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीबीएम अधीक्षक का घेराव किया। घेराव के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। तो बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के खिलाफ यह हल्ला बोल प्रदर्शन बीकानेर में देखने को मिला। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक का घेराव किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर इस दौरान नारेबाजी भी की है। घर में हर सुविधा हो, लाखों की नौकरी हो, पैसों की कोई कमी नहीं हो, फिर भी मन संयम और शांति की तलाश करता है, जिसके लिए हर्षाली कोठारी ने जैन साध्वी बनने का मार्ग अपनाया है। ये रिपोर्ट देखिए। ब्यावर की रहने वाली हर्षाली कोठारी ने ऐशो आराम की जिंदगी को छोड़कर संयम की राह चुनी है। 28 साल की उम्र में सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर हर्षाली ने जैन साध्वी बनने का फैसला किया है। हर्षाली कोठारी का सांसारिक जीवन से मोह टूट गया, जिसके चलते 32 लाख की सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर अब जैन साध्वी बनने जा रही हैं। आचार्य रामलाल जी महाराज के सानिध्य में वो 3 दिसंबर को दीक्षा ग्रहण करेंगी। इससे पहले अजमेर के महावीर कॉलोनी में दीक्षा लेने वाली हर्षाली की बुआ के घर वर घोड़ा निकाला गया। भाइयों ने वर घोड़ा की रस्मों को पूरा किया। इस दौरान समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। दीक्षा लेने के बाद परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रहता। संयमित जीवन जीना होता है, भोग विलास से कोसों दूर रहना होता है। ऐसे में जब हर्षाली ने ये फैसला सुनाया तो परिवार के लोगों ने सहर्ष इसे स्वीकार कर लिया। हर्षाली की मां उषा कोठारी का कहना है कि 3 भाइयों में वो एक ही बेटी थी। ऐसे में यह इच्छा उनके लिए काफी मुश्किल है, लेकिन गुरुजनों की प्रेरणा से उसने ये निर्णय लिया है। ऐसे में हम इस दुख को भूलकर इसके सुख की कामना करते हैं। एडोबी में उसकी जॉब थी, 32 लाख का पैकेज था, लेकिन उसने कहा कि मेरे को ये पैसे से सुख नहीं है, इसलिए मेरे को संयम मार्ग की ओर आगे बढ़ना है, तो मम्मी मुझे आज्ञा दो। तो हम लोगों ने सोचा भाई इसका सुख इसी में है, इसलिए हमने इसी मार्ग की ओर आज्ञा दी।
और ये 3 दिसंबर को इसकी दीक्षा होगी। और हमारी यही प्रेरणा है कि ये मतलब हम अंदर से आर्थिक इच्छा यही है कि भाई इसके आगे से आगे इसमें आत्मा कल्याण हो, ये आगे बढ़े। घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, फिर भी हर्षाली सांसारिक मोह माया से दूर निकलकर अब संयम मार्ग पर चलना चाहती है। दरअसल 4 साल पहले हर्षाली कोरोना के दौरान जैन गुरु आचार्य रामलाल जी महाराज के चतुर्मास में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। यहाँ उन्होंने जैन समाज की सभी परंपराओं का परिचय ध्यान किया और इससे उन्हें प्रेरणा मिली, जिसके बाद उन्होंने जैन साध्वी बनने का फैसला किया। दुख तो है हमारे, ये 3 भाई बहन में ये एक ही लड़की है और दुख तो बहुत है, लेकिन इसके आगे बढ़े, ये संयम मार्ग में आगे बढ़े, इसलिए हम इस दुख को भूल के इसके सुख की कामना करते हैं। अच्छा, जॉब कहाँ पर थी इनकी? जॉब इसकी बेंगलोर में थी, एडोबी कंपनी में थी। इसकी जॉब चल रही थी, लेकिन इसके कोरोना के अंदर कोरोना हुआ और इसका वर्क फ्रॉम हुआ और ये ब्यावर आई। ब्यावर आने के बाद इसके 2021 में हमारे गुरुदेव का चतुर्मास हुआ। हर्षाली के परिवार के लिए वरघोड़ा का ये पल बेहद भावुक करने वाला रहा, क्योंकि 3 दिसंबर को दीक्षा होने के बाद परिवार से कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा। उनका संपूर्ण जीवन साध्वी बनकर ही गुजरेगी। न्यूज़ 18 के लिए अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। दौसा के लालसोट में चंद मिनटों में ही शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। पटाखे चलाने को लेकर यह विवाद हुआ हिट एंड रन में बदल गया। कुछ देर पहले जहां बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी, वहां देखते ही देखते चीख पुकार मच गई। मातम में बदली शादी की खुशियां। मौतम से जंग लड़ती कई जिंदगियां। शराब के नशे में दौड़ाई अंधाधुंध कार। कई लोग हुए नशेड़ी के गुस्से का शिकार। तस्वीरें लालसोट के लाडपुरा गांव की हैं, जहां एक तरफ बारात के स्वागत की तैयारी चल रही थी, लेकिन कुछ ही लम्हों में मंजर पूरा बदल गया। जहां नाचते गाते पटाखे छोड़ते हुए बारात दुल्हन की दहलीज पर पहुंचने वाली थी, वहां पर एक कहासुनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। लालसोट लाडपुरा में कैलाश मीणा नाम के शख्स की बेटी की शादी में टोंक के भगवतपुरा से बारात आई थी। बारात दुल्हन के घर की तरफ जा रही थी। बताया जा रहा है कि इस बाबत में शामिल कुछ युवक नशे में धुत थे। इतना ही नहीं, जान जोखिम में डालकर कार के बोनट पर पटाखे जला रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि इसी दौरान पटाखे जलाने को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद कार सवार ने गाड़ी को दौड़ाना शुरू कर दिया। जो भी कार के सामने आया उसको रौंद दिया, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। रोते बिलखते और अपनों को तलाशते लोग नजर आए। अब उन्होंने क्या पता, वो जो 2-4 आदमी थे ना, तो उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक व्रिंक कर रखी थी, तो उन्होंने इसके साथ में पहले तो इसको बेल्ट से मारा है, अब आप देख सकते हो इसको। तो इसके साथ मारपीट की ना, तो फिर जब हमको पता लगा तो हम गए, तो हमने शांत किया वहाँ उसको, मतलब इसको हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। तब उनके कोई और साथ वाले थे ना जो गाड़ी में थे, तो उन्होंने जब हमें एक जगह होके इनको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए गाड़ी में बिठा रहे थे, तो वहाँ 20-30 जने हम थे, तो हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने दूसरी। घायलों को जो है अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ घायल जो हैं उनको जयपुर में रेफर किया गया, जहाँ उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिसका नाम गोलू राम है।